आज हम व्याकरण विभाग लेने वाले हैं, पेज नंबर 99। व्याकरण का हमारा पहला चैप्टर रहेगा शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद में हम देखेंगे विकारी शब्द और उनके भेद, और दूसरा भाग रहेगा इसमें अविकारी शब्द। विकारी शब्द और उनके भेद, दूसरा भाग रहेगा अविकारी शब्द। तो आज हम विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। इसके जो भेद है उसे पहले लिखेंगे। संज्ञा, इसके भेद, दूसरा विकारी शब्द रहेगा सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, तीसरा विकारी शब्द रहेगा विशेषण, विशेषण के भेद, और चौथा विकारी शब्द रहेगा क्रिया, क्रिया के भेद। शब्द भेद, शब्द भेद की दो प्रकार रहेंगे। पहला रहेगा विकारी शब्द, दूसरा रहेगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं और संज्ञा, इसके भेद। आज हम जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। फर्स्ट विकारी शब्द रहेगा संज्ञा, और उस संज्ञा के कितने भेद हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द, इसकी परिभाषा लिखिए। लिंग, वचन, लिंग, वचन अथवा कारक के कारण, लिंग, वचन अथवा कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार बताती हूं। लिंग, वचन अथवा कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया, विशेषण क्रिया। तो पहले देखेंगे हम संज्ञा। लिखो संज्ञा। इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे संज्ञा का। इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ शहर स्थान को जो नाम दिया जाता है वो उसे हम संज्ञा बोलेंगे। नाम की संज्ञा होगा, मराठी में उसे हम नाम बोलते हैं, मराठी व्याकरण में नाम बोलेंगे, और वही नाम हमारे हिंदी में संज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है। अब एक उदाहरण देखेंगे। गोवा शहर बहुत मनोहारी है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि गोवा शहर बहुत मनोहारी है। यहाँ पे एक नाम है और नाम जो है वो शहर का नाम आया है। तो इस वाक्य में एक नाम है और वह नाम है गोवा। तो गोवा नाम ही क्या होगा हमारा संज्ञा। गोवा नाम ही हमारा संज्ञा रहेगा। दूसरा देखेंगे, रमेश चालाक लड़का है। चालाक लड़का है। रमेश चालाक लड़का है। तो यहाँ पे है रमेश, यह नाम है और रमेश ही हमारा रहेगा संज्ञा। रमेश पे अंडरलाइन करोगे आप, संज्ञा। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ स्थान प्राणी आदियों के जो नाम होते हैं उसे हम संज्ञा बोलेंगे। अब देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला रहेगा इसका प्रकार या भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिखोगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान तथा प्राणी का बोध होता है उन्हें
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिखोगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे पंतप्रधान है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखोगे, उदाहरण, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। यहाँ पे मोर एक पक्षी का नाम है, तो वह भी जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण लिखोगे, वस्तु के बारे में लिखेंगे, मेज पर बिल्ली है। मेज पर बिल्ली बैठी है। यहाँ पे मेज यह एक वस्तु है, तो मेज भी जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेज और एक उदाहरण देखेंगे, स्थान, लाल किला दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। यहाँ पे स्थान है, इसलिए लाल किला और दिल्ली, ये दोनों शब्द जाएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें व्यक्ति का नाम पता चलता है, उसके बाद पक्षी का नाम पता चलता है, स्थान के बारे में पता चलता है, वस्तु के बारे में, उसे ही बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब 4 उदाहरण आपके लिए रहेंगे और उसके आप उदाहरण तैयार करेंगे, वाक्य तैयार करेंगे। लिखोगे, मनमोहन सिंह, वाक्य आप तैयार करोगे, मनमोहन सिंह। दूसरा रहेगा शब्द मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। तीसरा रहेगा शब्द तितली, चौथा शब्द रहेगा पतंग, पतंग। और लास्ट शब्द रहेगा नैनीताल, शहर का नाम रहेगा ये नैनीताल। तो इसके आपको वाक्य बनाना है। अब दूसरा भेद देखेंगे, दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से
एक ही वर्ग या जाति के प्राणी, वस्तु, स्थान का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोला है कि एक ही वर्ग या जाति का बोध होता है, कि जैसे कि जो पेड़ हरे भरे होते हैं। अगर आप भारत देश के पेड़ देखोगे, अमेरिका देश के पेड़ देखोगे, चीन देश के पेड़ देखोगे, किसी भी अन्य देश के अगर आप पेड़ देखोगे तो आपको हरे भरे ही नजर आएंगे, यानी एक जाति का बोध होगा, उनमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे कि पर्वत ऊंचे होते हैं। किसी भी देश में तुम जाओगे, जहां भी जाओगे, आपको पर्वत कैसे दिखने वाले हैं? ऊंचे, यानी एक ही जाति का बोध। लड़कियां बैडमिंटन खेल रही है, कहीं भी जाओगे तो नजर आएगा लड़कियां बैडमिंटन खेलती है। गाय दूध देती है, कभी सुना है अमेरिका में बैल दूध देता है? नहीं। तो गाय यह रहेगी जातिवाचक, यानी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, जाति का बोध होगा, वही होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण लिखोगे, पेड़ हरे भरे होते हैं। पेड़ हरे भरे होते हैं। यहाँ पे पेड़ आपका रहेगा जातिवाचक संज्ञा। दूध सफेद होता है। कभी सुना है कि चीन में दूध काला रंग का होता है? नहीं। दूध सफेद होता है। यहाँ पे दूध रहेगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखोगे, पर्वत का ही लेंगे उदाहरण। पर्वत ऊंचे होते हैं। पर्वत ऊंचे होते हैं। यहाँ पे पर्वत होगा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में क्या होता है कि हमें एक ही वर्ग या एक ही जाति का बोध रहता है, यानी हमारा भारत देश और अन्य देश की तुलना की जाएगी। इसमें सब ही जगह पे आपको एक ही जैसा नजर आएगा, वही होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद लिखोगे, इसके लिए शब्द लिखोगे। पहला शब्द रहेगा शेर। दूसरा किताब। शेर, दूसरा शब्द रहेगा किताब। तीसरा शब्द रहेगा अध्यापक। चौथा रहेगा युवक। पांचवा रहेगा स्टेशन। फिर से बताती हूँ, शेर, किताब, अध्यापक, युवक और स्टेशन। इसके आपको वाक्य बनाने होंगे जातिवाचक के। तीसरा भेद रहेगा भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार बताती हूं, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिखोगे इसमें। और दशा, कौन कौन सी दशा होगी? दशा, भाव, गुण, दोष। इसमें लिखोगे दशा, इसे अवस्था भी बोलोगे, दशा को अवस्था भी इसमें लिखोगे, यानी ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, समझ में आएगा। दशा या अवस्था, डैश करो और लिखो कौन कौन सी दशा रहेगी। यौवन, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। यौवन, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। भाव में लिखोगे खुशी, जीत, हार, प्रेम, अहिंसा। खुशी, जीत, हार, प्रेम, अहिंसा। गुण दोष में लिखोगे सुंदर, शांत, कठोरता। सुंदर, शांत, कठोरता, मूर्खता, मित्रता आदि। तो ये सारे रहेंगे आपके भाव रहेंगे। अब देखेंगे सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे आप, चारों और विभा, चारों और विभा में चारों और विभा में अच्छी मित्रता है। अच्छी मित्रता है। मित्रता यह भाव है, इसलिए वो होगा आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। दूसरा सेंटेंस लिखोगे आप, दिन भर दिन
करने के कारण थकान महसूस होने लगी। थकान महसूस होने लगी। यहाँ पे थकान यह भाव है, इसलिए जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तीसरा लिखोगे सेंटेंस, सरदार भगत सिंह अपने देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे देशभक्ति भाव है, तो देशभक्ति यह जाएगा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा। देशभक्ति पर आप अंडरलाइन करोगे। शब्द आपके लिए लिखोगे, बुढ़ापा, वीरता, दूसरा शब्द रहेगा वीरता। तीसरा शब्द रहेगा खुशी, चौथा शब्द रहेगा हरियाली, और अंतिम शब्द रहेगा शांत। संज्ञा का अगला प्रकार रहेगा समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार रहेगा समूहवाचक संज्ञा। समूह के बारे में पता चलेगा इसमें। लिखोगे परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक बार बताती हूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी
या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। उदाहरण लिखोगे इसका। पहला उदाहरण, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो कक्षा होती है, कक्षा में बहुत से बच्चे एक साथ बैठते हैं, इसलिए यह होगा दल होता है बच्चों का, इसलिए कक्षा शब्द जाएगा हमारा समूह में। दूसरा लिखोगे, बच्चों की टोली खेलने लगी। बच्चों की टोली खेलने लगी। यहाँ पे टोली शब्द है, समूह है, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, इसलिए टोली शब्द जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा में। टोली पे आप अंडरलाइन करो। तीसरा वाक्य, लोगों की भीड़ बाजार में लिखोगे, बाजार में लोगों की भीड़ बहुत है। यहाँ पे भीड़ शब्द है, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुआ है, इसलिए शब्द जाएगा आपका समूहवाचक में। भीड़ पे अंडरलाइन करो। शब्द रहेंगे आपके लिए, वाक्य बनाना है आपको। पहला शब्द रहेगा दल। दूसरा रहेगा सभा। तीसरा रहेगा गुच्छा। दल, सभा, गुच्छा। अगला शब्द रहेगा टोली हुआ है, मंडली। लास्ट शब्द रहेगा समिति। अंतिम रहेगा, संज्ञा का अंतिम प्रकार रहेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पांचवा प्रकार रहेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें लिखो, जिन संज्ञा शब्दों से धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है।
ने द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखोगे यानी समझ में आएगा। धातु रहेगा, धातु यानी लोहा, सोना, चांदी, रत्न, ये सारे धातु में जाएंगे। लिखोगे जैसे तेल, दूध, पानी, घी, लोहा, सोना, चांदी, पीतल आदि। सेंटेंस लिखोगे। इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। इसमें पदार्थ का नाम आया है, इसलिए पदार्थ यहाँ पे गेहूं है, तो गेहूं जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण लिखोगे। कोयला और सोना खनिज पदार्थ है। कोयला और सोना खनिज पदार्थ है। यहाँ पे कोयला और सोना धातु है, इसलिए ये शब्द जाएगा हमारा द्रव्यवाचक में। कोयला और सोना, और पे अंडरलाइन नहीं करोगे, कोयला और सोना। तीसरा लिखोगे। तेल खरीद कर लाओ। तेल खरीद कर लाओ। तेल यह पदार्थ है, द्रव्य है, इसलिए वह जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके शब्द लिखोगे। पीतल, दूध, चावल, लोहा, लोहा का लिखो, लोहा, घी, लास्ट शब्द रहेगा घी। तो यहाँ पे हमारे संज्ञा के भेद समाप्त होते। आज कुल मिलाकर हमने संज्ञा विकारी शब्द किसे कहते हैं यह देखा है। उसके बाद संज्ञा के भेद देखे हैं। संज्ञा के भेद पहला रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को जो नाम दिया जाएगा उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, किसी भी पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तीसरा रहेगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में भाव व्यक्त करने वाले शब्द आएंगे, जैसे बुढ़ापा रहेगा, मित्रता रहेगा, सुंदरता रहेगा, वो सारे रहेंगे हमारे भाववाचक संज्ञा। उसके बाद समूह, उसे बोलेंगे हम समुदायवाचक संज्ञा। इसमें टोली, दल, टुकड़ी, अगर समूह होता है वही होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट शब्द है, राष्ट्र संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक।
इसमें धातु होगा, द्रव्य पदार्थ होंगे, ये सारे होंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो विकारी शब्द का ही रहेगा, विकारी शब्द का भेद रहेगा, सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे।